अब आ जाते हैं तीसरी शादी। बन जाए तो अच्छा, नहीं तो आदत तो लगी गई, इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। दूसरी शादी तक हमको जो हमारा पहला ग्रह है अर्थात गुरु या शुक्र, उसको ज्यादा जोर लगा करके देख ले। और तीसरी शादी के लिए अब गुरु शुक्र को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा मंगल को देखें। पुरुष के लिए चंद्रमा और स्त्री के लिए मंगल। अगर ये दोनों मजबूत है तो आगे निभा ले जाएंगे, ठीक है। और इंडियन अगला प्रश्न सर गुरुजी वही है, पीआर आफ्टर, अच्छा अच्छा पीआर, अंडरस्टैंड इफ दे विल बी पीआर एंड व्हेन। एक तो नियम से बंधे हैं तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ये पूछ लीजिएगा, लेकिन पीआर प्राप्त होना एक सरकारी कार्य है, किसी भी गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट के काम को 10th हाउस और सूर्य से समझते हैं। अच्छा, जब मेदनी पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ समझिए। क्या आने वाले समय में को एक्टिव करने वाले ग्रह की दशा है या सूर्य की दशा? क्योंकि यहाँ पीआर मिलने से मतलब, नंबर 1। नंबर 2 में यदि द्वादश स्थान में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा, उसको इजीली पीआर मिलेगा। क्लियर हो गया जी। तो अब इजीली पीआर मिलेगा तो हो सकता है कि वो जो शुभ ग्रह द्वादश में बैठा है उसकी दशा अंतर्दशा में भी मिल जाए, ठीक है। चतुर्थ स्थान यदि आपका पीड़ित है तो भी पीआर मिलने में सुविधा होती है, क्योंकि अब आपको रहना ही नहीं है यहाँ, आप चाहते ही नहीं हो मातृभूमि में रहें, यहाँ का प्रेम प्राप्त करें, तो ये पीआर प्राप्त करने की तीव्रता को बता देगा। चतुर्थ पीड़ित है तो ऐसे जातक ना प्यासे की तरह पीआर ढूंढते हैं, जैसे प्यासा पानी ढूंढता है वैसे वो पीआर ढूंढता है। इसके अलावा लोग राहु आहु बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, क्योंकि प्रत्यंतर में सूर्य की दशा टकरा जाए तो सरकारी काम या सूर्य के साथ बैठे जो ग्रह हैं उसकी दशा मिल जाए तो सरकारी काम, और या दशम स्थान से सरकारी काम, ये आपको मान। डिविजनल चार्ट से और क्या क्या देख सकते हैं? कुछ नहीं, पहले तो डिविजनल चार्ट से जो जो देखने बताए हैं अभी उतना देखिएगा भी नहीं। अभी आप 2 चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, D1 और D9। क्या होगा कि इस दोनों पर जब प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और दशा पकड़ में आ जाएगा, अपने आप सारे चार्ट आप समझ लेंगे। लेकिन मैंने कहा है कि मैं D60, D45, D40 ये सब चार्ट देखता नहीं, D30 तक ही जाता हूं, उसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य वहां तक पहुंची नहीं, मैं नहीं समझे। अब बोलने के लिए मैं षष्ठ्यांश में ये देख रहा हूँ ऐसा होगा, फालतू बोलने का आता नहीं है, जब तक पत्रिका नहीं बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे। और D60 चार्ट या खवेदांश अक्षवेदांश लगा करके हमारे समझ में ही कुछ नहीं आता, समझ रहे हैं ना, लिटरली बताता हूँ, नहीं समझ पाता, कहीं कहीं पकड़ में आता है कहीं नहीं आता। और अगर 100 में से 2-3 पत्रिका में पकड़ में आता है तो हम उसको यूज नहीं करते। हमको 100 में से 20-30 पत्रिका में भी यदि पकड़ में नहीं आता तो भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर हमको 50 पत्रिका में पकड़ में आता है तब हम उसके ऊपर अभ्यास चालू कर दें कि नहीं ये सही सिद्धांत हो। अगर वो 10-20 में तो ऐसे भी कुछ भी बोल देंगे तो लग जाए, लेकिन 50 में यदि कोई प्रिंसिपल लग रहा है तो वो प्रिंसिपल है, बाकी आप देशकाल परिस्थिति को ऐड कर सकते, ठीक है। नक्षत्रों का फलित पर प्रभाव, एक तो नक्षत्रों का फलित पर जो प्रभाव है वो बर्थ टाइम में प्रिडिक्ट है। कैसे है? अभी सबसे लास्ट में विजय जी का प्रश्न रखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके उत्तर को देने के पहले हमको भी जो है
अपना भी सामर्थ्य समझना होगा, समझ रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जो नक्षत्र हमको मिला, अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र चरण में चल रहा था, उससे हमको अवधारा मिल गया, दशा मिल गया, और एक लग्न भी मिल गया। लग्न जो देखते हैं उसके साथ साथ चंद्र लग्न देखते हैं, वो भी मिल। तो इतना चीज मिल गया, अब हम नक्षत्र ढूंढने पीछे जाते नहीं। अब नक्षत्रों का प्रभाव चक्रों से समझकर, जैसे कुर्म चक्र, अश्व चक्र, गज चक्र, बहुत प्रकार के चक्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखे होंगे कि हम सप्त शलाखा आदि पढ़ाए हुए हैं आपके ट्रांजिट में है, ठीक, गोचर में आपने गोचर में, तो वहां पे फिर इसका प्रयोग है, और वो फिर डायरेक्ट फल कथन कहने के लिए। लेकिन तब जब आप दशाओं से ये पहले निश्चित कर लेते हैं कि हाँ इस तरह का फल हो सकता है, तब नक्षत्र भेद आदि का विचार बताया गया। नंबर 2, ज्योतिष फलित से ही समाप्त नहीं होता ना, इसके 3 अंग बताए गए हैं, गणित, होरा और संहिता। जब संहिता में जाएंगे आप, तब आपको नक्षत्रों का प्रयोग ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ओके। तो यहाँ पे उसका प्रयोग बहुत करके आपको लाभ नहीं है। ट्रांजिट में इसका यूज होता है, वो जो कुछ बचा है आगे आप लोगों को प्राप्त होगा, वो चैनल पे हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करेंगे। लेकिन फलित में बहुत ज्यादा हमारे वैदिक ज्योतिष में उसका उपयोग नहीं बता। लेकिन हाँ, जैसे ही मेदिनी पढ़ने जाएंगे ना, वहां पर उपयोग बताया गया है, और जबरदस्त उपयोग। अच्छा। उसी तरह से जैसे अवस्था फल पे किसी ने प्रश्न लिखा है कि नहीं, मैं पढ़ लूंगा। अवस्था फल का मुहूर्त पे, मेदिनी पे ज्यादा प्रभाव है। यहाँ आप उसमें दिमाग लगा करके बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर। अच्छा, जितने लोगों को मैंने देखा अवस्था फल पढ़ाते हुए, वो ज्यादा से ज्यादा अनादि अवस्था पढ़ा लेंगे या पढ़ लेंगे, ये बाल है, मृत है, वृद्ध है, उसके बाद और किसी अवस्था की चर्चा नहीं करते। लेकिन अवस्था फल का चैप्टर मेरा अधूरा है, उसको भी पूरा करेंगे। आप एक बारी वहां जाके अवस्था फल भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जब उसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो वहीं पढ़ा देंगे पूरा, समझ रहे हैं ना, और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा भी वहां भी आपको प्राप्त होगा। बाकी जो भी मन में प्रश्न होगा, मेल पे हम हैं, महीने में 1 दिन तो हम हैं ही, ठीक है। तो नक्षत्रों का फलित ज्योतिष के ऊपर हम बहुत प्रभाव लेकर के न चलें। अभी तो हमको कंजंक्शन और प्लेसमेंट ही समझ में नहीं आता, तो पहले ये सबको पकड़ लिया जाए, और पकड़ा जाएगा, ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। शायद अब रोहित जी के प्रश्न आ गए। विंशोत्तरी दशा छिद्र दशा को कैसे समझें, उसकी व्याख्या पूर्ण तरीके से कैसे की जाए। दशा की व्याख्या साधारण है, जैसे आप करते हैं वैसे ही करते रहिए। अब आ जाते हैं कि छिद्र दशा। तो सबसे पहले छिद्र दशा और दशा छिद्र 2 अलग अलग चीज है। छिद्र दशा 8वें में बैठे ग्रह और 8वें के स्वामी की दशा को छिद्र दशा कहते हैं, और दशा छिद्र किसी भी दशा में आने वाले अंतिम दशा को दशा छिद्र कहते हैं। रोहित जी क्लास में हैं? हाँ सर, हाँ सर। तो आप के लिए आंसर दे रहे हैं, तो आप हाजिर रहें। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रांजिशन पीरियड, अब जो ये वाली अंतरदशा समाप्त होगी ना, आगे अब दूसरे दशा शुरू हो जाए।
तो ना आपके ना उस दशा का ना फाइनल कैलकुलेशन, और दूसरा उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां आपका मूड स्विंग बहुत होता है। अब शुक्र के बाद सूर्य की दशा आनी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मूड स्विंग होगा। चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आनी है, मंगल के बाद राहु की दशा आनी है, तो आपके प्रकृति को वो बदलने जा रहा। आपका जो सोचने समझने बोलने आदि का तरीका था, जी। जो दशानाथ आ रहा है वो उसको चेंज करेगा। जैसे मनमोहन सिंह जी गए और मोदी जी आ गए। भारत है, हम लोग भारतीय हैं, इंसान सब वही है, लेकिन सब कोई बदल गए। क्यों? क्योंकि ये दशा बदली है, तो पूरे भारत का ना प्रकृति बदला। तो इसीलिए जो वो इलेक्शन पीरियड होता है ना, बड़ा खतरनाक। तो उसी तरह से दशा छिद्र को सावधानी से देखें। बाकी जहां बैठा और जिस जैसे प्रभाव में है उसके अनुसार पर ही फल कहना चाहिए। लेकिन सावधानी क्यों? क्योंकि यहाँ एक दशा समाप्त और दूसरे दशा के प्रारंभ होने पर बहुत कुछ बदल जाता है। इसीलिए आखिरी की दशाओं में सावधानी की जरूरत है।